नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह दौरा बेहद अहम है, जिसमें आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके बाद हमारी दूसरी खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर रहेगी, जिसका आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट ही चढ़ा। इस बार 21 जुलाई से संसद सत्र की शुरुआत हुई और इसके दूसरे दिन से एसआईआर पर विपक्ष का विरोध शुरू हो गया था, जो आखिरी दिन तक जारी रहा है और इस वजह से हर दिन संसद की कार्रवाई बाधित होती रही। इसके बाद हमारी तीसरी खबर एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल और तेजस्वी की यात्रा है। इस दौरान राहुल गांधी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, तो पलटवार में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं दिखता। इसके बाद हमारी चौथी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर रहने वाली है, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा अब सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है। हमारी पांचवी खबर उन डॉग लवर्स के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। और छठी खबर बाढ़ और बारिश को लेकर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आसमानी आफत से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, क्या जम्मू कश्मीर और क्या मैदानी इलाके महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक हर जगह मुश्किल में लोग। तो अगले आधे घंटे में तमाम खबरें आपकी नजर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के 3 दिवसीय रूस दौरे की होगी। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच एस जयशंकर का यह दौरा कई मायनों में अहम कहा जा सकता है। रूस पहुंचे एस जयशंकर ने व्यापार, आर्थिक तकनीक और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है और आपसी सहयोग को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत में एक पुरानी कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, यानी अमेरिका भारत को जितना कमजोर करने की कोशिश में जुटा है, भारत उतनी मजबूती के साथ जवाब देने में जुटा है। अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी को खत्म करने के लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने में जुटा है। भारत के विदेश एस जयशंकर इस समय 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। मंगलवार को रूस पहुंचते एस जयशंकर ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान एस जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस माटुरोव के साथ भारत रूस बिजनेस फोरम भी संबोधित किया। इस मंच पर दोनों देशों ने व्यापार और निवेश के नए अवसर तलाशने पर जोर दिया। जाहिर है कि भारत का ये कदम सुपर पावर अमेरिका को खटक रहा होगा, लेकिन भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि हमारी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसमें किसी की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं है। यानी मतलब साफ है कि चाहे अमेरिका कितनी भी दादागिरी दिखा ले, भारत झुकने वाला नहीं है और भारत को इसमें रूस का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की धरती से एक्स पर लिखा है, हमने व्यापार, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हुई इस बैठक में हमने IRIGC टेक को हमारी आर्थिक साझेदारी को और गहरी करने के सुझाव दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पोस्ट उस अमेरिका को चिढ़ाने वाला है जो कभी भारत को अपना सच्चा दोस्त बताता था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है। और इतना ही नहीं, रूस के बहाने भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश में है। लेकिन भारत अपने इरादों पर अडिग है, जिसे कोई झुका नहीं सकता। रूस में बुद्धिजीवी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि रूस के विद्वानों के साथ बातचीत करके खुशी हुई। भारत रूस संबंधों समकालीन वैश्विक भू राजनीतिक
और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई है। दरअसल इस समय भारत और रूस दोनों चुनौतियों से जूझ रहे हैं। रूस युद्ध की वजह से प्रतिबंध झेल रहा है, तो भारत रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ विवाद में उलझा है। ऐसे में दोनों देश आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में जुटे हैं। भारत रूस व्यापार को लेकर जारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 साल भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से भी अधिक बढ़ा है। साल 2021 में भारत रूस के बीच 13 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता था, जो अब बढ़कर 2024-2025 में 68 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। हालांकि कोशिश इस आंकड़े को अभी और बढ़ाने की है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, जिसमें रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले ही एनएसए अजीत डोवाल भी रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी। डोवाल के रूस दौरे के दौरान ही पुतिन के भारत आने पर भी सहमति बनी थी। इस महीने पीएम मोदी और पुतिन के बीच 2 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी को फोन किया था और अलास्का में ट्रंप के साथ हुई मुलाकात की जानकारी साझा की थी। इतना ही नहीं, अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए चीन ने भी भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर है, जो इस बार बेहद निराश करने वाला रहा। एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। 21 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूरी हो पाई। बाकी हर दिन विपक्ष का हंगामा और बायकॉट ही देखने को मिला। इस वजह से चर्चा के लिए निर्धारित 120 घंटों में से सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा मुमकिन हुई। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी। 21 अगस्त को इसका समापन हो गया, लेकिन शुरुआत से अंतिम दिन तक लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। हम सभी ने बीते 1 महीने में संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। खासकर बिहार में एसआईआर का मुद्दा संसद से सड़क तक छाया रहा, जिसके बाद आज लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया, तो विपक्ष पर जमकर बरसते हुए कहा कि लोकसभा और संसद परिसर में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करता है। इस सत्र में जिस प्रकार की भाषा और आचरण देखा गया, वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।
सवाल है कि आखिर संसद के मानसून सत्र में बीते एक महीने में कितना काम हुआ और कितने जनहित के विधेयक पास हुए। मानसून सत्र में कितना हुआ काम? लोकसभा में 120 घंटे की जगह सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हुई। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हुए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति ट्यूशन और ट्वीट पर चलती है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय है कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और उसकी भूमिका का सकारात्मक होना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना और ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। आज की जो स्थिति है उसमें केजरीवाल जी जैसे लोग जो है जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है तो संविधान में ये छोटी सी बात दे देने में क्या परेशानी है। दूसरी बात मैं कहूं कि इसमें तो प्रधानमंत्री को दायरे में ले आए। संविधान का 39वां संशोधन हुआ। संविधान अंबेडकर जी की आत्मा कितनी रो रही होगी ये लोगों को जानने का विषय है। चूंकि क्या है कि ये संविधान संशोधन जो है कोई 73-74 में हुआ, कोई 76 में हुआ, इसीलिए यहाँ के यंग जनरेशन ने उसको पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया। 39वां संशोधन क्या हुआ 1975 में इमरजेंसी लागू होने के बाद सारे विपक्ष को बाहर कर देने के बाद कि प्रधानमंत्री चोरी करे, बलात्कार करे, डकैती करे, भ्रष्टाचार करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कभी आपने देखा? अरे वो एमपी है, इलेक्टेड आदमी है, यदि चोरी करेगा तो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि बलात्कार करेगा तो नियम सबके लिए बराबर है, राइट ऑफ इक्वलिटी में। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये संविधान का संशोधन कर दिया। देखिए, ये अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और उस भूमिका का पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना जरूरी है। आपके मतभेद हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं भैया वो। अगर आपको उनकी किसी बातों से अगर आपको नाराजगी है, आपत्ति है, सदन के पटल का इस्तेमाल कीजिए ना, देश को भी सुनने दीजिए आपकी बातों को। पर आप सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़ कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। पर ये तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की परंपरा रही है। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं, अपने प्रधानमंत्री के बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ऐसे में जब ये सत्ता पक्ष और इनके बिल फाड़ रहे हैं तो ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जो कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। बहरहाल संसद का पूरा मानसून सत्र एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। कहना गलत नहीं होगा कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में जनहित के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा वो संसद की गरिमा के अनुसार नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर बिहार से है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। गुरुवार को इसकी कमान तेजस्वी यादव ने संभाली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमले बोले। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें बिहार में ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सरकार और चुनाव आयुक्त पर हमलावर हैं। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। देखिए, वो कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल, जूट मिल चालू नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, हताश हैं।
कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था चौपट हो चुकी है इस राज्य में। अब लोग चाहते हैं कि खटारा सरकार से मुक्ति पाएं और एक नया बिहार बनाने का काम करें। इस बार बिहार की जनता परिवर्तन करेगी। वहीं वोटर अधिकार यात्रा पर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष अपनी यात्रा के जरिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बचाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, इन लोगों के पास कोई इशू नहीं है। शेरशाह के मकबरा से सुना है कि शुरू किए हैं और किशनगंज में वो अंत करेंगे। केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का जबरदस्ती वोट बैंक में शामिल करवाना ये दुर्भाग्य है। और जब से सहरसा से चलेंगे मकबरा से और किशनगंज तक जाएंगे, एक एक फीट जो भूमि पर विकास देखेंगे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा उनको दिखाई देगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने कभी संवाद में यकीन नहीं रखा। उन्होंने कभी जनता से संवाद नहीं किया, अपने कार्यकर्ता से संवाद नहीं किया। उन लोगों का यकीन सिर्फ पूंजी पे है, पैसे पे है और करप्शन पे है। तो तेजस्वी यादव जी को ये समझ में नहीं आएगा कि बिहार के मुसलमानों के दिलों पे नीतीश कुमार कैसे राज करते हैं। अगर उनको देखना था तो आके देख लेते और बिहार में निकल करके देखें कि आज बिहार का एक एक बच्चा और ख़ास तौर से मुसलमानों में एक एक बच्चा ये समझ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है और धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया है। उनके बच्चों को सड़कों पे छोड़ दिया पंक्चर बनाने के लिए। न उनकी तालीम की फिक्र की, न रोजगार की फिक्र की, न उनकी सियासत की। एक तरफ विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान बिहार को 13,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजना की सौगात मिलेगी। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 52 बार पहले बिहार आ चुके, ये 53वां बार होगा जो मेरी जानकारी है। प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं विकसित भारत में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सोच कि अगर भारत को, पूरे भारत को हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो पूर्वांचल के विकास के बगैर भारत का विकास संभव नहीं। और पूर्वांचल का गेटवे बिहार है और बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। और मैं समझता हूं इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी बिहार में जब आते हैं तो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर और साथ जोड़ देते हैं। बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और इसके लिए अभी से सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिहार के बाद खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की VIP सुरक्षा दी है। इस बीच दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जनता के हित में जन सुनवाई जारी रहेगी।
मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद सीएम की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंपा गया है। केंद्र सरकार के आदेश पर सीएम रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा मिली है। इसमें 22 से 25 जवान 24 घंटे सुरक्षा में तैनात होंगे। इस बीच दिल्ली के सभी 7 सांसद सीएम से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज 7 सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, वो 1-1.25 मिनट तक जो कुछ घटना घटी उसमें चोटें भी आई है, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, मॉरल उनका बहुत हाई है और दिल्ली के लोगों की आज भी चिंता कर रही हैं। हम दिल्ली के सभी एमपी उनसे मिले, सबसे पहले उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि आप लोगों के क्षेत्र के लिए जो दिल्ली सरकार ने बजट उपलब्ध कराया है, क्या सभी विकास के कार्य ठीक ठाक से आगे बढ़ रहे हैं? यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए। हमारे 2-3 एमपीज ने कुछ जानकारी उनको दी। उसी समय उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की कि एमपीज मेरे पास बैठे हुए हैं और उनके सामने छोटी मोटी कठिनाई आ रही है, कृपया करके इनसे बात करके उसका समाधान करिए। आज भी लोगों से मिल रही हैं और जैसे लोगों से वो मिलती रही हैं, कल से भी उनका रूटीन वैसे ही जारी रहेगा। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने अपने शुभचिंतकों और दिल्ली की जनता के लिए सोशल मीडिया पर लिखा है, जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बता दें कि मंगलवार को सुबह जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। आरोपी व्यक्ति राजेश भाई खीमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, जिसे बुधवार 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं। लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो। वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है, साजिश के तहत। ये सामने से दिखाई दे रहा है। बता दें कि आरोपी राजेश ने सीएम आवास की रेकी भी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आरोपी सीएम के निजी आवास स्थित ऑफिस के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन से जन सुनवाई कार्यक्रम के 2 वीडियो भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हम सब जानते हैं कि इस समय भारत में आवारा कुत्तों का आतंक बड़ी समस्या है।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान पर कुछ लोग लगातार विरोध में जुटे रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह कि क्या कुत्तों को लेकर विरोध सही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बदायूं और गाजियाबाद से आई दो घटना आपको विचलित कर सकती है। दुनिया में करीब 60 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और अकेले भारत में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। ये संख्या किसी मध्यम आकार के यूरोपीय देश की आबादी के बराबर है। फर्क बस इतना है कि ये 4 पैरों पर घूमते हैं। गणित साफ है कि 1.4 अरब आबादी वाले भारत में हर 23वें इंसान पर एक कुत्ता है। ये आंकड़े सिर्फ डराने वाले नहीं बल्कि सीधे सीधे जानलेवा हैं। हर साल भारत में 37 लाख लोग कुत्ते काटने के शिकार होते हैं। दुनिया में रेबीज से जितनी मौतें होती हैं, उनमें से 36% भारत में ही होती हैं। आंकड़ा और डरावना हो जाता है जब ये पता चलता है कि हर 4 घंटे में एक बच्चा रेबीज से मरता है। बदायूं से आई खबर ने हालात की गंभीरता को दिखा दिया। यहाँ एक 2 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने पैर पर चोट पहुंचाई, लेकिन 1 महीने बाद बच्चे की मौत रेबीज से हो गई। इससे पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी भयावह तस्वीरें सामने आई। एक सोसाइटी में एक निवासी अपने बेटे के साथ लिफ्ट में स्ट्रीट डॉग लेकर गया, तो वहीं लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही कुत्ते ने लॉबी में खड़ी मेड पर हमला कर दिया और पैर पर काट लिया। यदि उस बच्चे को घाव था और कोई इन्फेक्टेड कुत्ते ने उसको काट लिया तो उसे रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए था। जाकर के अपने करीब के CHC, PHC और जिला चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए था और एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। हमारे जिला में जिला चिकित्सालय से लगाए CHC, PHC पर एंटी रेबीज की वैक्सीन भरपूर मात्रा में है, और लोगों को भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। समय से जाकर के जो है इसका वैक्सीन लगवाना चाहिए, डॉक्टर से सही सलाह लेना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज है लेकिन होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं होता है। और दिल्ली में ही 2025 के बीच तक 35,198 डॉग बाइट के केस दर्ज हो चुके हैं और 49 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब विशेषज्ञों के मुताबिक जितना ज्यादा लोग सड़कों पर कुत्तों को खिलाते हैं, उतनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती है। यह अनियंत्रित प्यार अब जानलेवा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए थे। कोर्ट ने दिल्ली NCR में अथॉरिटीज को आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए थे, जिसके बाद तमाम डॉग लवर्स कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश में मौसम की मार से हाहाकार है। आसमान से आफत की बारिश हो रही है, जिससे देश के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से मैदान तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरसात का प्रहार, द्वारा में हाहाकार, चारों ओर पानी का सैलाब, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत की मार। जी हां, कुदरत की मार हर तरफ देखने को मिल रही है, चाहे पहाड़ हो या मैदान। हिमाचल से लेकर द्वारका और गुजरात तक पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। जी हां, हर ओर कुदरत के क्रोध की तस्वीरें नजर आ रही है। सब जगह पर पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आज सबसे पहले हम आपको द्वारका की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि द्वारका से जो तस्वीरें आई है वो हैरान कर देने वाली है। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क, खेत, खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी है। देखिए जरा द्वारका से ड्रोन की ये तस्वीरें। जिस तरफ भी आप देखेंगे केवल पानी दिखेगा और इसी पानी के बीच से गुजरता ये वाहन। ऐसा लग रहा है मानो ये बाइक वाला मानो किसी नदी के बीच से गुजर रहा हो।
अब गुजरात के जामनगर को भी देखिए, कैसे यहाँ लबालब पानी भरा है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण रसोई बांध के गेट खोले गए हैं, तो वहीं सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। गुजरात के ही जूनागढ़ में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां ग्राम कनाजा तालुका वंथली में जल भरा हो गया और पानी भरन के कारण अपने घरों में लोग फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ को सूचित किया गया। फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान चलाया गया और लोग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।